हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरुजी उत्तराखंडी की अपनी एक ऐप है वेदाशी लर्निंग ऐप, और इस पर हम करा रहे हैं लैब असिस्टेंट कोर्स की प्रिपरेशन। तो अगर आप भी अपने लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वेदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में देखिए, इंग्लिश में हाइड्रोजन, हिंदी में भी इसे हाइड्रोजन ही कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का वैसे तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो 16वीं सेंचुरी तक इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसको देखा गया था। लेकिन हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में पहली बार प्योर स्टेट में यानी शुद्ध अवस्था में इसको प्रिपेयर किया था। किस तरीके से प्रिपेयर किया था? उसने अम्ल की रिएक्शन कराई थी मेटल के साथ, ठीक है। एसिड का एक्शन यानी एसिड की रिएक्शन उसने धातु के साथ कराई और फिर इसे मिली थी प्योर स्टेट में हाइड्रोजन। नाम इसको दिया उसने इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल एयर यानी कि ज्वलनशील वायु। ज्वलनशील वायु उसने इसलिए कहा था क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल है, जलती है। आपको पता होगा कंबशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन बर्न होती है और ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल एयर कहा हेनरी कैवेंडिश ने। लेवॉइजर ने इसे कहा हाइड्रोजन, ठीक है। लेवॉइजर ने इसे हाइड्रोजन कहा। ग्रीक भाषा में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी जल, और जन का मतलब बनना, ठीक है, प्रोड्यूस होना। तो क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस करती है, इसीलिए लेवॉइजर ने इसे हाइड्रोजन यानी वाटर प्रोड्यूसर ये कहा, ठीक है। तो ये नाम किसे दिया है? लेवॉइजर ने। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में क्या जगह है, क्या पोजीशन है। तो अगर हमें हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में जानना है तो ये क्या है, ये थोड़ी सी डिबेटेबल है। डिबेटेबल यानी कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा, क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस यानी इसकी समानता हमें एल्कली मेटल से भी देखने को मिलती है, ठीक है, जो आपके क्षारीय धातु होते हैं, और हमें हेलाइड्स जो होते हैं आपके हेलोजेंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ भी इसकी रिजेम्बलेंस यानी समानता देखने को मिलती है। तो इसकी जो पोजीशन है, इसको प्रॉपरली आवर्त सारणी में प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। हम देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हम एल्कली मेटल्स यानी जो आपके क्षारीय धातु होते हैं उनके साथ इसकी समानता के विषय में बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका 1 है, ठीक है। और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो कितना होगा? 1s1, ठीक है, 1s1 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट सब शेल में कितना है? बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यानी कि एल्कली मेटल्स हैं, उन सभी में जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम की बात करेंगे क्या आता है? 2s1। सोडियम की बात करेंगे तो क्या आता है? 3s1, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या शो कर रहा है? 1s1। तो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी हमको दिख रही है, समानता हमें दिख रही है एल्कली मेटल्स के साथ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है फिर हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर यानी धन विद्युत लक्षण का मतलब क्या है? आपके एल्कली मेटल्स किस तरीके के होते हैं? वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉजिटिव आयन यानी केटायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनका नेचर। हाइड्रोजन भी ठीक इसी तरह क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है? H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन का जो नेचर है वो कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है यानी धन विद्युत लक्षण। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक गुण है इसका। अपचायक गुण क्या करेगा? यानी ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन। इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडॉक्स चैप्टर में भी हमने किया, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, Fe3O4 + 4H2। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा। तो यहाँ से उसने ऑक्सीजन को ले लिया, H2 अपने आप तो ऑक्सीडाइज हो गया और उसने Fe3O4 को क्या करा है? यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो यहाँ पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लीजिए या अधातु कह लीजिए। अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमें ये देखने को मिलता है, जैसे सोडियम, ठीक है, किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, O2 नेगेटिव होता है ये, तो इसके साथ मिलके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। सल्फर के साथ मिलके सोडियम सल्फाइड बना रहा है। सेम इसी तरीके से हम हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है और सल्फर के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ पर ये हमें रिजेम्बलेंस देखने को मिल रही है किसकी? हाइड्रोजन की एल्कली मेटल से यानी क्षारीय धातु के साथ। अच्छा, डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन एल्कली मेटल से हाइड्रोजन डिफरेंट भी है, ठीक है। विभिन्नता किस में देखने को मिलती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हमने पहले भी पढ़ रखा है
एक आइसोलेटेड एटम, ठीक है, एक आइसोलेटेड एटम में से जब हम आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, उसकी गैसीय अवस्था में उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एटम को, वो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, पोटेशियम यानी कि जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी बहुत कम होती है, तभी वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने हाइड्रोजन के केस में देखा कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसकी टेंडेंसी तो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि आपके एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी टेंडेंसी कम है, ठीक है। साइज और एग्जिस्टेंस की बात करें, साइज जो होता है H पॉजिटिव का बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। H पॉजिटिव का जो साइज है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये किसी भी सॉल्यूशन में इस तरीके से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए क्या करता है, ये एक H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। इससे भी ज़्यादा बड़े एग्रीगेट्स बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक बेयर प्रोटॉन है, इसका साइज बहुत छोटा है। और अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें वो अपने एक्वा सोल्यूशन में कैसे होते हैं, सेम Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इस तरीके से ये कंबाइन नहीं करते, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस इन हैलाइड्स हमें देखने को मिलता है। जो हमारे एल्कली मेटल हैलाइड्स बना रहे हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, वो किस तरह का है, वो नेचर में आयनिक है। सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं क्या है, एक सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट है। जबकि HCl की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है, कोवलेंट होता है, ठीक है। अब रिजेम्बलेंस देखते हैं हम हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस क्या हो गया, आपके 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, उनके साथ अगर हम रिजेम्बलेंस यानी समानता देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब किस तरीके से हेलोजेंस के इक्विवेलेंट है भाई। हम फ्लोरीन की अगर बात कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, 1s2 2s2 2p5, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना, इसका सबशेल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन में भी है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे के भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी तो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ दे दिया जाए, ठीक है, तो 1s2 हो जाएगा, ये फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलोजेंस के साथ मैच करता है। एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता, परमाणुकता क्या होती है, जो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो होती है आपकी एटॉमिसिटी। तो अगर एटॉमिसिटी की बात करें, आपके हैलाइड्स जो होते हैं या हेलोजेंस होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, Cl2, F2, I2, Br2 और H भी कैसा होता है, H2। तो एटॉमिसिटी क्या है इनकी, 2, ठीक है, सेम है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर। इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर का मतलब है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वहाँ पर एनोड पर आप देखेंगे आपके हेलोजेंस जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर इवॉल्व होते हैं, एनोड पर। और हाइड्रोजन भी कहाँ इवॉल्व होता है, एनोड पर, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट में देखिए क्या होती है, जो हमारे मैक्सिमम हेलोजेंस होते हैं वो सब गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ब्रोम फिजिकल स्टेट जो है हाइड्रोजन यानी H2 की भी क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पर भी ये समानता दिखा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये बात हमने यहाँ पे वैसे कर ली कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1। किस में एग्जिस्ट करता है, ये करता है आपके हेलाइड्स हाइड्राइड्स में, जो आपके NaH, KH, ठीक है, ये एल्कली मेटल के साथ जब हाइड्राइड्स बनाता है तो वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, उसमें भी ये क्या कर रहा है, हेलोजेंस को रिजेंबल कर रहा है। जैसे हम यहाँ NaH की बात कर रहे हैं, NaCl बनता है, हेलोजेंस जो है वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। डिफरेंस देखते हैं, हेलोजन का डिफरेंस, हेलोजन से डिफरेंस कैसे है हाइड्रोजन में। पहला है लेस टेंडेंसी ऑफ हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड फॉर्म करता तो है हाइड्रोजन लेकिन उसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे क्लोरीन वगैरह की क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन हाइड्रोजन की उतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो आप देखिए एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, बाकी सारे जो एकाकी युग्म हैं वो सब आपको इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में अलग से दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन में इस तरह के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एल्कली मेटल्स और हेलोजेंस के साथ हाइड्रोजन का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, रिजेम्बलेंस भी देखने को मिल रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या रखी जाए एक पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए उसको आप देखेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में सेपरेट रखा हुआ है, रखा तो उसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसे सबसे स्टार्टिंग का पोजीशन दिया है, लेकिन उसे ग्रुप से भी थोड़ा सा ऊपर को हटाकर आप देखेंगे वो रखा गया है।
तो वो इसीलिए क्योंकि वो हम प्रॉपर पोजीशन उसकी बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज किस दोनों के साथ मैच कर रही हैं, एल्कली मेटल्स के साथ भी और हेलोजेंस के साथ भी। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। देखिए जैसा हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो इसीलिए उसके स्पिन क्वांटम नंबर निकालते थे, उसी तरीके से न्यूक्लियस की भी अपनी स्पिन होती है। तो अगर हमारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। अगर हम न्यूक्लियर स्पिन को देखें, ठीक है, मैंने यहाँ न्यूक्लियस बनाया नहीं है, अगर आप चाहें तो शेल के अंदर, ये शेल हो जाएगा बाहर और इसके अंदर ये आ गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर जो स्पिन है दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियस की स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ और एक इस तरफ मतलब एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों क्लॉकवाइज है या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में इसे क्या कहेंगे आप, पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको किस में देखने को मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसमें 75% जो है वो ऑर्थो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और 25% कितनी पैरा हाइड्रोजन होती है। लो टेम्परेचर पर अगर आप लेके जाएंगे, यानी 20 केल्विन पे आप ले जाइए, बहुत लो टेम्परेचर है, यहाँ पर आपकी जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो 0.18% है और मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो कौन से फॉर्म में होगी, पैरा फॉर्म में होगी, 99.82% आपको पैरा हाइड्रोजन मिल जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे क्या क्या हो सकती है, स्पेसिफिक हीट की बात कर लीजिए आप, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, बॉइलिंग पॉइंट, क्वाथनांक की बात कर लीजिए, बहुत हल्का हल्का डिफरेंस होता है इनमें। फिर अगर हम प्योर पैरा फॉर्म की बात करें तो प्योर पैरा फॉर्म जो है, शुद्ध रूप से अगर हमें पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो वो तो हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, वो हम अलग कर सकते हैं लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर, लेकिन ऑर्थो हाइड्रोजन को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको कभी भी एक सैंपल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 75% से ज़्यादा ऑर्थो हाइड्रोजन प्रेजेंट आपको मिल जाए। अच्छा, ये था आपका ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, जिन्हें हम न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी समस्थानिक, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के बाद हम एक प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इसे क्या होती हैं, 3 हाइड्रोजन की आइसोटोप्स होती हैं, 1H1, 2H1, 3H1। इसको क्या कहते हैं आप, प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम को आप H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को 2H1 या फिर आप D से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइटियम को 3H1 या आप T से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क कहाँ है आइसोमर्स में, आइसोटोप्स में फर्क आता है आपके न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 प्रोटॉन है और 1 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है, 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। ध्यान रखना है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन ड्यूटेरियम जो हमारा 2H1 है उसमें एक न्यूट्रॉन आ गया। ऐसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। ट्राइटियम में कितने आपके 2 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों में से कोई भी हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। प्रोटियम की बात करें तो ये प्रीडोमिनेट करता है, मतलब अधिकतर मात्रा में हमें अपने आसपास या हाइड्रोजन की अगर हम बात करें कि कौन सी यहाँ पर आइसोटोप ज़्यादा प्रेजेंट है, तो नेचर में या प्रकृति में सबसे ज़्यादा उपस्थित होती है आपकी प्रोटियम। ड्यूटेरियम की अगर बात करें तो कितना है इसका परसेंटेज, 0.0156%, काफ़ी कम है। और ट्राइटियम की बात करें तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। 10⁻18 एटम्स अगर होंगे आपके पास, तब जाकर आपके पास एक एटम ट्राइटियम का मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। लेकिन ट्राइटियम जो है आपकी रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होती है और इसका हाफ लाइफ कितना होता है, 12.33 ईयर्स। ये क्या करती है, लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स इमिट करती है, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स इमिट करती है। अब बात करते हैं अकरेंस की। 70% यानी 70% जो ब्रह्मांड का आपका द्रव्यमान है वो किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन। जुपिटर और सैटर्न की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। और हम अपने ग्लोब की यानी अपने अर्थ की अगर हम बात करें, अपनी पृथ्वी की बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में जो है हाइड्रोजन वो हमें ऑलमोस्ट 15.4% मिलेगी। अर्थ क्रस्ट में है, ओशन में है। इसके अलावा हमारे अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल हमारी शारीरिक संरचना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वो भी काफ़ी, उनमें भी हाइड्रोजन उपस्थित होती है। अब बात करेंगे अब डाई हाइड्रोजन यानी H2 की, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन पे आते हैं कि हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन या H2 को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। डाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ये किससे मिलकर बनी है, 2 एटम से मिलकर बनी है, तो इसलिए इसको डाई हाइड्रोजन कह रहे हैं। तो डाई हाइड्रोजन को सबसे पहले लैब में बनाने का क्या तरीका है, लैब मेथड है इसका। हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया,
ठीक है, डाइल्यूट लेना है, और उसमें हमने जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो क्या होगा, जिंक या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा और ZnCl2 बना लेगा, हाइड्रोजन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है लैब में। आप हाइड्रोजन गैस को एक एल्कली के साथ भी बना सकते हैं, NaOH की रिएक्शन Zn के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ये क्या है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट है, इसके साथ भी आपको हाइड्रोजन मिल रही है। तो ये है लेबोरेटरी मेथड हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का। कमर्शियल प्रोडक्शन देखें, यानी व्यावसायिक स्तर पर अगर हमें बड़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन चाहिए होती है तो हम किस तरीके से उसे बनाते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, H2O लिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाला जाता है कंडक्टिंग बनाने के लिए, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हमारे को हाइड्रोजन मिल गई है। हाई प्योरिटी की अगर हाइड्रोजन हमें चाहिए, हाई प्योरिटी का मतलब 99.95% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन उसमें उपस्थित है, प्योर शुद्ध हाइड्रोजन अगर हमें चाहिए तो हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, थोड़ा सा वार्म एक्वा सॉल्यूशन, गर्म सॉल्यूशन लेंगे पानी में, और इसके इलेक्ट्रोड्स किसकी लगाएंगे, निकल की इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। यहाँ हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ निकल की इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे तो हमें हाई प्योरिटी की डाइहाइड्रोजन मिल जाएगी। थर्ड है आपका, ये बाई प्रोडक्ट है क्लोर एल्कली प्रोसेस का। क्लोर एल्कली प्रोसेस भी हम एक वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। क्या करते थे, NaOH की प्रिपरेशन की जाती है इसकी वजह से। तो NaOH यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट को छोड़ के जो आप मुख्य रूप से आपको चाहिए उस उत्पाद को छोड़ के जो बाकी कुछ बन रहा होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो H2 जो है बाई प्रोडक्ट है क्लोर एल्कली प्रोसेस का। हम क्या करते हैं, इसमें सलाइन वाटर लेते हैं, सलाइन वाटर मतलब नमकीन पानी जो होता है आपका, NaCl, जो सी वाटर से NaCl ले गया, NaCl और वाटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है यहाँ। अब यहाँ पर हमने इसको किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH मिलेगा, ये क्या मिल गई हमें, एक एल्कली मिल गई, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। तो हाइड्रोजन ऐसा बाय प्रोडक्ट हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस में मिलता है। इसके अलावा एक और तरीका है, उसको भी हम देखते हैं नेक्स्ट जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में देखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, अगर हम रेड हॉट कोक क्या है आपका कार्बन, इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर पर 1270 केल्विन पर, तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। इस मिक्सचर को कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर गैस का आपसे मिक्सचर क्या है वो पूछा जा सकता है, केमिकली किसका बना हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज नोन एज वाटर गैस, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी होता है, इसीलिए इसको सिंथेसिस गैस या फिर सिंथेसिस गैस, संश्लेषण गैस या फिर सिन गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो सिन गैस, वाटर गैस, इसको ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, इसी का आप देखिए, अगर हमने यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन लिया है, उसकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ करा रहे हैं निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिल रहा है, ये भी क्या है आपकी वाटर गैस है। बस यहाँ पर हमने ये नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले के वाइज लिख दिया कि किस तरीके से ये बनेगा। जैसे एग्जांपल आपने लिया मीथेन की रिएक्शन आपने किससे कराई, H2O से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, तो आपको यहाँ पे वाटर गैस मिल रही है। ठीक है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन अब क्या होती है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है अगर हमें जो यहाँ पर वाटर गैस मिली है इसको अब हम क्या करें, इसको 673 केल्विन पे हीट कर रहे हैं और आयरन क्रोमेट के ऊपर हम पास करेंगे। ठीक है, ये जो वाटर गैस है इसको आयरन क्रोमेट के ऊपर से ले जाएंगे और टेम्परेचर कितना 673 केल्विन में। आयरन क्रोमेट जो है यहाँ पर आपके कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट है यहाँ पर, और CO और H2O अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। तो यहाँ से हमें वाटर गैस में तो हाइड्रोजन मिल ही रही थी, यहाँ से हमने हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। इसके साथ साथ जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में कन्वर्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ वाटर गैस से इस रिएक्शन को यहाँ पर किया है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। कोल गैसिफिकेशन, सिन गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती हैं, इन सबको ध्यान में आपको रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखना है तो इसमें रख सकते हैं CH4, यहाँ पे N की वैल्यू 1 है तो ये क्या आ गया, यहाँ C और H यहाँ पर 1 रखेंगे तो H4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, और यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे 3 यहाँ पर अगर आप रखेंगे 3 + 1 यहाँ 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, 4। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं
ऑलमोस्ट 77% जो आपकी डाई हाइड्रोजन है, इंडस्ट्रियल हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पर ऑलमोस्ट 77% जो आपकी डाई हाइड्रोजन है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, वो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, आपके जो पेट्रोकेमिकल्स है उनसे प्रोड्यूस की जाती है। 18% कोल से प्रोड्यूस की जाती है। 4% जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से प्रिपेयर की जाती है और 1% जो है आपकी अदर सोर्सेज से प्रिपेयर की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको देखना है तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस है, ठीक है, यानी इसमें कोई रंग नहीं है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसमें कोई महक नहीं है। एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी है इसकी वाटर में, यानी जल में जो इसका घुलनशीलता है वो बहुत ही कम है। डेंसिटी जो है इसकी एयर की डेंसिटी का 1/14 हिस्सा है, ठीक है, 1/14 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, यानी कि घनत्व जो है बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एयर, ये बहुत ही हल्की गैस है। कैन बी लिक्विफाइड एट हाई टेम्परेचर एंड लो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर हम दाब ज़्यादा बढ़ाएं और टेम्परेचर यानी तापमान को कम करें तो हम हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसे द्रव अवस्था में ला सकते हैं। हाईली कंबस्टिबल है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा इसे ज्वलनशील गैस कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये हाईली कंबस्टिबल है, जल सकती है। इसीलिए लैब में भी जब हम हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजन देखिए जो इसका सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसकी वो हाईएस्ट है किसी भी सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। आपका कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा जो हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। अब इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी वजह से 2000 केल्विन पर हमारा कितना डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन, सिर्फ 0.081%, बहुत कम डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब वियोजन यानी टूटना, बहुत कम वियोजित होता है। लेकिन 5000 केल्विन पर ये 95.5% डिसोसिएट हो जाता है। अब हम काफ़ी हाई टेम्परेचर की बात करें, यानी कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, इनर्ट है, रूम टेम्परेचर पर एक इनर्ट गैस की तरह है, काफ़ी मतलब कम रिएक्टिव है। रिएक्शन देखते हैं अब इनकी केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। हेलोजन्स क्या हो गए आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपके हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, H2 + X2 गिव्स ट्वाइस HX, ठीक है। X क्या है यहाँ पर, हेलोजन के लिए स्टैंड कर रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया H2 + Cl2, क्या देगा ये, ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है। अगर फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करने चलेंगे तो डार्क में भी हो जाएगी, अंधेरे में भी ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ हम सब जानते हैं क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अगर कॉम्बिनेशन होता है क्या बनाता है, वो वाटर बनाता है। तो यहाँ हमारी रिएक्शन होगी ट्वाइस ऑफ H2 + O2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हीट करेंगे ट्वाइस ऑफ H2O, वाटर मिलेगा हमको, ठीक है। अमोनिया की फॉर्मेशन देखते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन हम नाइट्रोजन के साथ कर रहे हैं, 673 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया है हमने, आयरन एज अ कैटलिस्ट लिया है हमने, और आयरन कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, और हमें मिल रहा है ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। हमारी जो वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक है। ये जो हमारी रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक है, और ये क्या है आपकी, क्या कहलाता है, हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया की कमर्शियल लेवल पे जो प्रोडक्शन करनी होती है तो हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, और ये होती है आपकी हेबर्स प्रोसेस कहलाता है। रिएक्शन मेटल के साथ यानी धातुओं के साथ कैसे क्रिया करेगा हाइड्रोजन, ये देख लेते हैं। तो धातु के साथ हमने देखा था क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। तो H2 + ट्वाइस M गिव्स ट्वाइस MH, ठीक है। H की क्या होती है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर जो आपका मेटल है M, वो कौन से हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स की बात हो रही है यहाँ, फर्स्ट ग्रुप के जो आपके एलिमेंट्स हैं। विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं। मेटल आयन के साथ कैसे करेगा, पैलेडियम 2+ के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। मेटल आयन है, ठीक है, पैलेडियम एक मेटल है और क्योंकि 2+ चार्ज है तो आयन हो गई है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर पैलेडियम को रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन दिए इसको, इसने इसे रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अगर हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, मेटल को अलग कर देता है। यहाँ फिर से इसने क्या किया, मेटल को रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूसिंग नेचर यहाँ पे अपचारक क्रिया हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की दिख रही है जब वो मेटल ऑक्साइड या मेटल आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लो एक बार। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ,
ओलिफिन्स, ओलिफिन्स क्या होते हैं आपके, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, उनमें हम कहते हैं ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ओलिफिन लिया हमने, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन मतलब इसमें CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन हुआ। ये रिएक्शन हाइड्रोफॉर्माइलेशन के बाद फिर आगे बढ़ती है, हाइड्रोजन फिर इसके साथ रिएक्ट करता है और इसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस जब एल्डिहाइड को किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये है आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा। H2 + CO कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम ओलिफिन के साथ कर रहे हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, इसे कहते हैं आप हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन के बाद ये रिएक्शन फिर हाइड्रोजन के साथ आगे प्रोसीड करती है और फिर हमें अल्कोहल मिल जाता है, रिड्यूसिंग हो जाती है इसकी। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, तो CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जब ये बना है, ये क्या है, डबल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये होता है आपके वेजिटेबल ऑयल, जो सिंगल बॉन्ड वाला बन गया ये बन गया वेजिटेबल घी। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका यही है, हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है यूज़ किया जाता है वनस्पति, जो आपका तेल होता है, ठीक है, आपका जो तेल आ रहा है उससे वनस्पति घी बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी की प्रिपरेशन जो है वो इसके थ्रू की जाती है, ये रिएक्शन इसमें काम आती है, ठीक है। एक बार सिन गैस वाली रिएक्शन को फिर से देख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ये CnH2n+2 + NH2O इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर रखेंगे NCO या 3n+1 नहीं होगा या 2n+1 होगा, ठीक है, 2n+1। और इसके हिसाब से अगर हम रखेंगे तो n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो अब आ जाएगा आपका ये C, ये 1 रखा, 2 1 से 2 + 2 4, CH4 आ गया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जब आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3। तो ये होगी करेक्ट इक्वेशन, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब यूजेस की बात करते हैं, डाई हाइड्रोजन के यानी कि H2 के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा यूज इसका है सिंथेसिस ऑफ NH3 यानी अमोनिया के सिंथेसिस में इसका यूज होता है। हेबस प्रोसेस हमने देखा कि हेबस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाई जाती है। अमोनिया यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो अमोनिया है उसका काम किसमें है, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, उन फर्टिलाइजर्स को, उर्वरक जिन्हें कहते हैं आप, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। सेकेंड है आपका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। जो हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन हमने देखी उसमें क्या हो रहा है, वनस्पति आपके तेल से वनस्पति घी बनाया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी के लिए भी आपका डाईहाइड्रोजन यूज़ होता है। थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, इसको बनाने के लिए आपका हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे उत्प्रेरक क्या है, कोबाल्ट, तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। इसके अलावा आपके मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स के प्रिपरेशन के लिए भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ HCl, HCl एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है, तो इस HCl की प्रिपरेशन के लिए भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ हम ओर से क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लास्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, उसके लिए भी यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हम उन्हीं मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में कम होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं हम उनकी रिडक्शन नहीं कर सकते। एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस आर यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेज, और कटिंग और वेल्डिंग पर्पजेज के लिए देखिए इनका कैसे इस्तेमाल होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है, इलेक्ट्रिक आर्क से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप लगाएंगे तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, जो उसका अणु है, वो टूट जाता है परमाणुओं में। इसके बाद इस टॉर्च के थ्रू जहाँ वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पर उन H2 एटम्स को डाला जाता है और वो उस पर जुड़ते हैं, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर जुड़ेंगे। जब H2 मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 4000 केल्विन टेम्परेचर वहाँ पहुँच जाता है और तब ये वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हमने बनाए हैं वो किसके, वेल्डिंग वाले जो सरफेस जहाँ पे आपको वेल्डिंग करनी है उसके ऊपर वो कंबाइन होकर अणु बनाएंगे।
रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में जो रॉकेट्स वगैरह डाले जाते हैं उसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। फ्यूल सेल्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और ये काफ़ी अच्छा एक फ्यूल है हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हम आप उसका द्रव्यमान पर मास लेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे, बजाय गैसोलीन या अदर आपके जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उन ईंधन या उन फ्यूल्स की अगर हम बात करें उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन जो है ज़्यादा बेटर फ्यूल है। एनर्जी भी ज़्यादा मिल रही है, कोई पॉल्यूशन भी ये नहीं करता, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज़ बेटर फ्यूल देन अदर फ्यूल्स। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.